1 लाख अंग्रेज आए थे, 1 ही लाख थे। 1 लाख अंग्रेजों ने 38 करोड़ भारतीयों पर शासन किया। आप समझ लो हम लोगों की क्या हालत थी कि बांग्लादेश में बचे हुए हिंदू जो कभी 30% के आसपास थे, अब 7% के आसपास हैं। वहीं पाकिस्तान में जो करोड़ों के हिंदू थे, अब लाखों में बच गए हैं। ये केवल एक दीपू दास या किसी अमृत मंडल की कहानी नहीं है, ये कहानी वहां रह रहे हर हिंदू की है। ये जो आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं ना कि पड़ोस में आग लग रही है तो हम क्या करें, जिस दिन आपके घर में आग की लपटें वो आ गई, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहलगाम में मारे जाने से पहले बस ये पूछा कि हिंदू हो, जाति नहीं पूछी, हिंदू पूछा। जब देश आजाद हुआ था और आज हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी, आज कितनी है? पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है। दर्शकों, जब हमसे यह कहा जाता है कि जो सिविलाइजेशन या जो सभ्यता अपने इतिहास से नहीं सीखती वो खत्म हो जाती है, इस एक लाइन में इतनी सारी कहानियां, इतना विस्तारित लाइन है ये कि अगर इतना ही इस देश का बहुसंख्यक समाज संभल ले, समझ ले, तो शायद इसका भविष्य अपने भूतकाल से बेहतर हो सकता है। लेकिन यह भी सच है कि जो मैं पहले भी कह चुका हूं, चूंकि हम लोग बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे अलग अलग लोगों के। 1 लाख अंग्रेज आए थे, 1 ही लाख थे। 1 लाख अंग्रेजों ने 38 करोड़ भारतीयों पर शासन किया। आप समझ लो हम लोगों की क्या हालत थी और हम लोग कैसे लोग थे। क्या हम में इस बात की समझ थी कि 38 करोड़ की क्या शक्ति होती है? क्या आपको इस बात का की आज समझ है कि 100 करोड़ की क्या शक्ति होती है? वो जो सामूहिक मुट्ठी है, उस बंद मुट्ठी की क्या ताकत है? आप ऐसे हैं, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, कोई जाट है, कोई गुजर है, कोई दलित है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ऐसे हैं। दूसरी तरफ बंद मुट्ठी है और वो बंद मुट्ठी आपको बार बार एहसास कराती है संगठन से बड़ी ताकत नहीं हो सकती, जो बार बार योगी आदित्यनाथ कहते रहे हैं कि आप जब तक एक नहीं होंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। और आपके सामने ऐसे उदाहरण आते रहेंगे। अमृत मंडल नाम का एक युवक, जिसकी हत्या बांग्लादेश में फिर केवल इसी वजह से कर दी गई क्योंकि वो हिंदू था, ये बांग्लादेश में दीपू दास के बाद दूसरी लिंचिंग है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी राहुल चौधरी। दर्शकों, मैंने बताया ना कि हम लोग गुलाम रहे, तो उसकी भी कारण केवल हम लोग हैं। हमारे अंदर की वो समझ, हमारे अंदर की जो समझ हमसे ये कहती है कि नहीं नहीं, सब बराबर, सब बराबर। सेकुलर कीड़ा जो आपके हमारे अंदर होता है, कम से कम उस कीड़े को कभी कभी बाहर निकालिए और ये सोचिएगा कि जो बार बार हम लोग बहुत बार बोल चुके हैं, सोचिएगा कि आखिर कारण क्या है कि बांग्लादेश में बचे हुए हिंदू जो कभी 30% के आसपास थे, अब 7% के आसपास हैं। वहीं पाकिस्तान में जो करोड़ों के हिंदू थे, अब लाखों में बच गए हैं। वहीं भारत, जिसमें रह रहकर हमारे ही नेता हमको बोलते हैं कि इस देश का हिंदू कट्टर हो रहा है, इस देश का हिंदू हिंसक हो रहा है, इस हिंदुस्तान में सब आगे बढ़ रहे हैं, सबका भविष्य बहुत सुरक्षित है, फिर भी बार बार बताया जाता है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। अल्पसंख्यकों के साथ बुरा क्या होता है देखना हो तो दुनिया में 57 देश हैं, उन किसी भी देशों को उठाकर देख लीजिए, वहाँ रहने वाले अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डाल रहा है। जो शुभेंदु अधिकारी हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कि उन्होंने दीपू दास के परिवार से बातचीत की है। जानते हैं आप कि दीपू दास का परिवार किस ट्रॉमा में जी रहा है? एक व्यक्ति जो केवल अपने परिवार की इकलौती लाठी था, कुछ रुपए कमा रहा होगा मजदूरी से कपड़े की फैक्ट्री में, उस व्यक्ति की मौत के बाद उस इलाके के लोग, उस गांव के लोग, जो पीड़ित परिवार है उसको संभालने, सांत्वना देने के बजाय उस पीड़ित परिवार को ये कह रहा है कि आप लोग ये घर छोड़ के यहाँ से चले जाइए। माता पिता और एक पत्नी है, एक बच्चा भी है संभवतः, उनको ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ। दीपू दास का परिवार ये कह रहा है कि अगर भारत हमें मौका दे तो हम भारत आकर रहना चाहते हैं। कुल मिलाकर ये है, ये केवल एक दीपू दास या किसी अमृत मंडल की कहानी नहीं है, ये कहानी वहाँ रह रहे हर हिंदू की है। और एक और बात, जो लोग आपसे बहुत खुलकर कहते हैं कि जरा जाति की जनगणना हो जाए तो
यादव जी जो हैं, जो दलित समुदाय है, ये सब चांद पे चला जाएगा। जातियों की गणना हो जाएगी तो देश का विकास हो जाएगा। दर्शकों, जो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं वो अधिकतर दलित समुदाय के लोग हैं। जी हाँ, अधिकतर वो पिछड़े लोग हैं। लेकिन वहां जब उनकी हत्याएं हो रही है तो आप दलित हैं, आप एससी कम्युनिटी से हैं, आप एसटी कम्युनिटी से हैं, तो चलिए आप आरक्षित हैं, आपकी हत्या नहीं होगी। आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप अपर कास्ट के हैं, आप जायज़ कत्ल हैं। ऐसा कोई उपाय नहीं है। आप हिंदू हैं, इतना ही काफी है। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी जाति क्या है। इसीलिए जो लोग आपको जाति के भ्रम में बार बार डालते हैं, अरे कुछ नहीं करोगे तो कम से कम यही सोच लेना कि पहलगाम में मारे जाने से पहले बस ये पूछा कि हिंदू हो, जाति नहीं पूछी, हिंदू पूछा। आपके नेता आपसे जाति पूछते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप कभी संगठित रहे ही नहीं। आप अपनी जातियों में, अपने क्षेत्र में, अपने भाषा के नाम पर भी बढ़ जाते हो यार। और यही कारण है कि बांग्लादेश का हिंदू जो दुर्दशा देख रहा है, क्या सवाल है कि उस दुर्दशा से, पाकिस्तान के हिंदू के दुर्दशा से, इवन अपने ही देश के कई सारे राज्यों की दुर्दशा से इस देश का बहुसंख्यक समाज कुछ सीखता है, कुछ समझता है कि नहीं? आप घर बनाने में, पैसा कमाने में, गाड़ी खरीदने में इतने बिजी हैं कि आपको अपना वर्तमान, अपना इतिहास और अपना भविष्य देखने समझने की कोई चिंता नहीं है। सामने वाला तो ये मान के चल रहा है कि आप घर बना रहे हैं, आप गाड़ी खरीद रहे हैं, कल को ये घर, ये गाड़ी, सब कुछ उसका है मेरे भाई। और यही कारण है कि म्यांमार से चलकर रोहिंग्या आता है और सिस्टमेटिकली वेस्ट बंगाल से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे फैल जाता है। आप सोचिए, ये रोहिंग्या पाकिस्तान तो नहीं गया, ये बांग्लादेश घुसपैठिए पाकिस्तान तो नहीं जाते, लेकिन आपके यहां आते हैं। और आप ही के देश से 2 इस्लामिक मुल्क बन चुके हैं। तो अगर आपके नहीं समझ में आता है तो फिर माशाल्लाह करते रहिए, बहुत बढ़िया है। राहुल जी, ये जो कहानी है, देखिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सामने वालों का तो थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि भाई उनको जो करना है वो कर रहे हैं। इधर वाले 50 साल हो गया, से ज़्यादा हो गया देश को आज़ाद हुए, इतने लंबे समय तक गुलाम रहे अलग अलग लोगों के, मुगलों के, बाद में अंग्रेज़ों के, पुर्तगालियों के। और अब जो देश में हो रहा है, और अभी देश की राजनीति की दिशा कुछ लोग उसी तरफ लेकर के जा रहे हैं। और इस देश में लोग अब भी कहते हैं कि नहीं नहीं, हिंदू हिंसक हो रहा है, इस देश में कट्टरपंथी तक तो बढ़ रहे हैं। ये तो कहानी है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं प्रकाश जी, वो कहते हैं कि इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। ये चर्चा क्यों करते हो आप? बांग्लादेश का हिंदू मारा तो क्यों हम क्यों चर्चा कर रहे हो भाई? बांग्लादेश का हिंदू मर रहा, बांग्लादेश जाने, वो हिंदुस्तानी थोड़ी है, उसके बारे में आप क्यों बहस कर रहे हो, क्यों चर्चा कर रहे हो? क्या ये कोई विषय है ही नहीं? समस्या इस बात से है, जिन लोगों ने अपने इतिहास से नहीं सीखा, वो अपने वर्तमान से नहीं सीख रहे हैं, वो क्या अपने भविष्य को संवारेंगे, अपने भविष्य के बारे में वो क्या सोचेंगे? और वही लोग ये भी कहते हैं राहुल जी कि आप जब पहलगाम का जिक्र करो तो ये वाली बात मत कहो कि धर्म पूछ के मारा गया। ये क्यों बोलते हो? हाँ, ये उसलिए ना, क्योंकि वो उनके हिसाब से जो उनका तथाकथित जो ये सेकुलरिज्म है वो खतरे में आ जाता है। वो खतरे में क्यों आ जाता है? वो इसलिए आ जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हमें क्या, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, ये बहस का विषय नहीं है, पहले क्या हुआ था हम क्यों जानेंगे, हम तो वर्तमान में जानेंगे, हम तो आज में रहते हैं, हमको पहले से क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई मतलब है ही नहीं। अब देखिए, ये मतलब राजनीति की ये इतनी घिनौनी हरकतें, इसको ना कहें तो और क्या कहें। वहां से जो लोग आ रहे हैं उनकी तो गलती है ही है, वो घुसपैठ करके आ रहे हैं, गलत तरीके से आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो वो है। लेकिन जब वो यहाँ पर आ गए और आप उनके वोट बनवा रहे हो, इसलिए क्योंकि वो आपको वोट देंगे। इस देश के संसाधनों पर डकैती आप डलवा रहे हैं, इसलिए डलवा रहे हैं क्योंकि एक सियासी जमीन आप अपनी तैयार कर रहे हैं। वोट ले लेंगे, वोट केवल वोट के लिए। अरे आप अच्छे कर्म कीजिए ना, आप इतने अच्छे काम कीजिए, कुछ करके दिखाइए देश को। लोगों की जो भावनाएं हैं आप उनके साथ में जुड़िए। आप ये दिखाइए कि देखिए हमारे पास में एक विजन है, हमारा एक मिशन है, हमें ये करना है, आपको वो नहीं करना है। ऐसे ऐसे कलाकार हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश में दर्शकों एक विधेयक लेकर के आए थे अखिलेश यादव जी। उसमें क्या था कि मदरसे में जितने भी कर्मचारी हैं, वो चाहे पढ़ाने वाले हों या फिर जो भी वहां काम करते हैं XYZ, अगर कल को कुछ भी हो गया तो उन पर जांच नहीं बैठ सकती। ऐसा मतलब एक कानून बनाने वाले थे ऐसा। वो तो भला हो हमारे सुप्रीम कोर्ट का
जिसने मना कर दिया भाई साहब ये संविधान के खिलाफ है, ऐसा नहीं होने का। परसों योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो विधेयक वापस लिया है। ये तो सच्चाई है। एक वो टीएमसी का विधायक वहां बंगाल में बाबरी बना रहा है, वो कहते हैं ना योगी आदित्यनाथ ये बाबर का सिपह सलार, और जो यहां संभल में इन लोगों ने जो कुछ किया वही तो बांग्लादेश में हो रहा है। देखिए ये तीनों जो कांड हैं इनकी प्रवृत्ति एक ही है, तीनों का डीएनए एक ही है। आप मुगालते में हैं, आप गलतफहमी में हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो आप अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं ना कि पड़ोस में आग लग रही है तो हम क्या करें, हम क्या करें, हमारे घर तक तो वो आग की लपटें नहीं आएंगी। जिस दिन आपके घर में आग की लपटें वो आ गई, आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप अपने इतिहास से देखिए, आप बटे थे तो गुलाम बने थे, बटे थे तो वो विदेशी आक्रांता यहां पर आकर के आपके ऊपर राज करके चले गए, आपको मूर्ख बनाते रहे, आपको कुछ पता नहीं चला। आज भी वही काम हो रहा है। अब भी देखिए उत्तर प्रदेश में तो इतना कठोर शासन है, योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है दर्शकों, उसके बावजूद भी ऐसे ऐसे कलाकार, इनकी कलाकारी सामने आ रही है, अवैध धर्मांतरण करा रहे हैं, अवैध धर्मांतरण। ये पहले वो छांगुर पकड़ा गया जिसने रेट तय किए हुए थे। अभी एक वहां लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, वहां का एक कलाकार डॉक्टर वो ये करवा रहा था। समझिए, आप समझिए, अभी तक तो हमने ये सुना था ये जो भटके हुए नौजवान हैं वो इस काम को करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन ये जो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज है जो जाकर के फट जा रही है, अवैध धर्मांतरण करवा रही है, 2-2, 3-3 शादी कर रहे हैं, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं, इनकी क्या मंशा है? दारुल इस्लाम आपने सुना है? नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। गजवाए हिंद सुना है? नहीं सुना है तो हम बता देते हैं। इनको ये तो वो फ्लैट बना रहा है। एक तरफ 2047 देश की सरकार, केंद्र सरकार कह रही है देश को विकसित बनाना है, और एक तरफ ये जो मानसिकताएं इनकी हैं, इनको 2047 तक इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाना है। तो तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, तरह तरह के। एक वो बड़ा कारण तो है ही है। देखिए है बड़ा कारण, कोई माने या ना माने, जब देश आजाद हुआ था और आज हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी, आज कितनी है? उस समय मुस्लिमों की जनसंख्या क्या थी, आज कितनी है? दोगुनी हो गई है हिंदुस्तान में, दोगुनी। पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम है। पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर जिसका बंटवारा हुआ, वहां इतने मुसलमान नहीं हैं जितने यहां पे रह रहे हैं। लेकिन एक मिनट, ये जो बड़े कलाकार यहां पर ये कहते हैं इस देश का मुसलमान खतरे में है, इस देश के मुसलमानों की कागजों में जितनी हिस्सेदारी है उससे ज्यादा सरकारी योजनाओं में वो उनकी भागीदारी है। और एक और चीज समझिएगा कि पाकिस्तान जिन लोगों ने मांगा था, पाकिस्तान के लिए जिन लोगों ने वोट किया था, वो लोग कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि जो लोग वो पंजाब में रह रहे हैं, जो हिस्सा आपने काट करके दिया 1 बेडरूम वाला कॉर्नर फ्लैट, उसी में रह रहे हैं वो मुसलमान? मेरठ का मुसलमान, मुजफ्फरनगर का मुसलमान, लखनऊ का मुसलमान, पटना का मुसलमान, तमिलनाडु का मुसलमान, महाराष्ट्र का मुसलमान, इन सब ने किया वोट। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट निकाल लीजिएगा 1946 के, जहाँ जहाँ मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे, और मुस्लिम लीग का भी कैंडिडेट था और कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट ही दिया था। यही नियम ही था कि मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देगी, और मुस्लिम लीग की तरफ से तो मुस्लिम कैंडिडेट था ही नहीं। आपको आश्चर्य होगा कि 90% से ज़्यादा वो मुस्लिम बहुल सीटों पर, यानी लखनऊ से लेकर मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, इन सब इलाकों में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जीत गए। आपको पता है कि क्यों दिया होगा लोगों ने वोट? ये जानते हुए कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रहा है, क्योंकि उनको ये लगा कि जिन जिन इलाकों में मुस्लिम लीग के कैंडिडेट जीत जाएंगे वो सारा का सारा इलाका पाकिस्तान हो जाएगा। केवल लखनऊ जाने में या सहारनपुर जाने में आपको अगर उस हिसाब से पाकिस्तान का बंटवारा होता तो 10 बार पाकिस्तान से होके गुजरते आप। ऐसा बंटवारा सोच लिया था इस देश में रहने वाले लोगों ने। अब बाद में कहा कि अरे नहीं नहीं, हमारा तो इसीलिए जब संविधान सभा की बैठकें हो रही थी और देश की संसद बैठने लगी, उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर खुद लौह पुरुष सरदार पटेल तक ने क्या कहा था वो सुनिएगा। ऐसे ऐसे लोग जो खुद कभी चले गए पाकिस्तान और बाद में भारत भी लौट करके आए। एक बंगाल में भी ऐसे थे, जगन्नाथ मंडल,
जिन्होंने पूर्वी बंगाल के दलितों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि तुम लोग मुस्लिम लीग को वोट दो, क्योंकि कलकत्ता में रहने वाले जो बड़े हिंदू हैं, जो ऊंची जाति के हिंदू हैं, तुम दलितों को दबा देंगे। जबकि मुसलमान और दलित प्रेम जो है अगाध है। मुसलमान तुमको सिक्योरिटी की गारंटी दे रहे हैं, आज वही दलित हैं बांग्लादेश में, वही दलित हैं, और तुमको समानता की गारंटी दे रहे हैं। दलितों से पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर वोट ले लिया, बाद में वो जगन्नाथ मंडल 2 ही साल बाद वापस लौट के भारत आ गए। लेकिन जो करोड़ों हिंदू गए थे वो आज तक झेल रहे हैं। इसीलिए ये सब चीजें क्या है ना कि जब लोग आपसे अरे यहाँ की खून में शामिल है, मिट्टी में पता नहीं क्या, और सब हम किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इतिहास के पन्ने जब पलटिएगा तो हकीकत है वहाँ। अरे हम आपसे हकीकत क्या सुनिएगा, इतिहास के पन्नों में जो लिखा है, जो भीमराव अंबेडकर कह के चले गए, बाबा साहब कह करके चले गए, उनसे समझ लीजिए। तो जो चीज़ें आप ऐसे नहीं समझ रहे, आज में नहीं समझ रहे, जो कुछ हो रहा है उसमें नहीं समझ रहे, इतिहास में महापुरुष लिख के बोल के चले गए उसमें नहीं समझ रहे, तो फिर क्या है, बसों में लिखा रहता है कि सवारी अपने सामान के जिम्मेदार खुद है। आपके साथ जो कुछ भी, वो चाहे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान के अंदर, या फिर बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर कोई कम हिंदू आज भी नहीं बचे। आज भी करीब 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू हैं, लेकिन क्या है, आप संगठित नहीं हैं, आप एक नहीं हैं। आप वहां भी कर रहे होंगे, ऊंच नीच कर रहे होंगे, अमीर गरीब कर रहे होंगे, छुआछूत भी कर लेते होंगे, और इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है कि कहीं कोई पा रहा है तो वो किसी अमृत मंडल को, किसी दीपू दास की हत्या कर दे रहा है। आप अगर संगठित होते तो आपकी ना बांग्लादेश में ना पाकिस्तान में ये हिम्मत ही किसी की होती ही नहीं। आप जहां भी रहे, आपने लोगों को ये मौका दिया कि वो आपको जातियों के नाम पर, आपको धर्म के नाम पर, आपको क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बांट दे। यही नहीं तो रंग के नाम पर बांट दे। हमारे यहाँ होता है ना, नॉर्थ में साउथ इंडिया का नेता नॉर्थ इंडिया को गाली देता है, नॉर्थ इंडिया का नेता साउथ इंडिया को गाली दे ना दे। यही तो करते आए हैं आज तक। देखिए, यही तो करते आए हैं। क्या किया समझिएगा दर्शकों, पहले देश का बंटवारा कर दिया, पहले पाकिस्तान बनाया, फिर बांग्लादेश बना दिया, ठीक है। आज भी उसी क्षेत्र के आधार पर, आज भी उसी भाषा के आधार पर, आज भी वही जातीय समीकरणों के आधार पर वही सब कुछ चल रहा है, कुछ बदला नहीं है। आप इस बात को समझिए, इस बात को आप समझिए। यहां इस देश में रहने वाले दलितों की जो चुनाव के समय इतनी फिक्र की जाती है, कोई दलित चैंपियन बन जाता है, कोई पीडीए लेकर के आता है, आप समझिए दर्शकों ये सब क्या है। ये जितने कलाकार हैं कोई नहीं बोल रहा है, तैयार नहीं। मायावती जी ने कहा है, क्योंकि मायावती जी असल में अगर इस देश में कोई दलितों का लीडर है वो है बहन जी। लेकिन बहन जी का पॉलिटिकल समय थोड़ा खराब चल रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन जो लोग ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम ही हैं पैरोकार, हम ही वो हैं जो सब कुछ बदल के रख देंगे, हम ही हैं बाबा साहब के बाद दूसरे सबसे बड़े दलित चिंतक और दलित नेता, उन लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही। वो सब आपसे बोलेंगे भी नहीं, वो सब आपको बताएंगे भी नहीं कि नहीं नहीं बांग्लादेश में रहने वाले अधिकतर लोग जो हैं वो दलित और पिछड़े तबके के हैं। वो क्यों ये सच सुबाते हैं, जबकि वहाँ खोज खोज के महाराजा मंडल, दास, ये कौन लोग लगाते हैं? ये सब अपने जो दलित हैं उनके टाइटल्स हैं। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, वो क्या गलत कह रहे हैं? देश का बंटवारा ना हुआ होता तो ये तांडव हमें थोड़ी देखने को मिल रहा होता। भाई यहाँ हिंदुस्तान में एक अनुशासन है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताइए, किसको क्या करने के लिए मनाही है? अरे भाई अपनी स्वतंत्रता है, ये अपना अधिकार है। किसी को अगर जर्नलिस्ट बनना है तो उसको कौन रोक रहा है? क्या हमारे ये जर्नलिस्ट वाला जो ये मामला है, इसमें कोई किसी को मना करता है क्या कि भाई कोई पत्रकार मुसलमान नहीं बन सकता है? किसी सरकारी नौकरी पर जाने के लिए मुसलमानों को कोई मना करता है क्या? देश के राष्ट्रपति, इस देश के राष्ट्रपति मुसलमान रहे हैं। इस देश के राष्ट्रपति मुसलमान रहे हैं दर्शकों, इसमें कोई संदेह नहीं है। आजादी के बाद देश का पहला कानून मंत्री, शिक्षा मंत्री। भारतीय जनता पार्टी को यह कहा जाता है कि वह मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। उन्होंने कहा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, हमें वोट नहीं देते हैं लोग, हमारे उम्मीदवार हार जाते हैं, और हमारा उम्मीदवार हारेगा, हम ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों देंगे? इसका मतलब यह है कि ये धारणा देखिए, ये मानसिकता देखिए कि नहीं देनी है वोट। उसके बावजूद भी वो चाहे बिहार सरकार हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जहां जहां एनडीए की सरकार है, वहां एमएलसी बना करके जो मुस्लिम समाज के जो नेता हैं उनको मंत्री बनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश की सरकार में भी हैं, बिहार की सरकार में भी हैं। और जिस सरकार पर कहा जाता है कि ये हिंदूवादी सरकार है, बहुत कट्टर सरकार है, उस कट्टर सरकार के अंतर्गत इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो सरकारी योजनाओं में अपनी आबादी से ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। जितनी आबादी है उससे ज्यादा प्रतिशत उनकी सरकारी योजनाओं में भागीदारी है। क्या ये उदाहरण आप दुनिया के किसी और देश में दे सकते हैं? क्या आप दुनिया के किसी और देश में ये उदाहरण दे सकते हैं कि वहाँ का बहुसंख्यक समाज अपने धार्मिक स्थलों के लिए, अपने आराध्य देव के लिए, अपने ही देश में, अपने ही न्यायालय, अपने ही जजों के सामने एरिया रगड़ रहा हो, साल दर साल बर्बाद कर रहा हो, पीढ़ियाँ पर पीढ़ियाँ खप जाएं, और फिर भी कहे कि नहीं, हमें लोकतंत्र से आशा है, हमें न्याय से आशा है, हम न्याय का सम्मान करते हैं? कोई और देश है तो बताइए। लेकिन आपको आके कोई कान में कहता देश बड़ा कट्टर हो रहा है, देश की व्यवस्था बड़ी खराब हो रही है, देश में सब कुछ ठीक नहीं है, कौवा कान लेके जा रहा है तो अपना कान देखिए, कौवे को मत देखिए। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सच है, हकीकत है, और इसी देश के अलग अलग हिस्सों में पहले भी हो गया है। कश्मीरी पंडितों से लेकर आज़ादी के समय लाखों करोड़ों हिंदू यूं ही मार दिए गए, बेमतलब मार दिए गए। लेकिन वही मैंने आपसे जो वीडियो की शुरुआत में कहा कि कोई भी सभ्यता, सिविलाइजेशन जब अपने इतिहास, अपने वर्तमान से नहीं सीखती है तो फिर भविष्य जो है कई बार अंधकार में लगता है। लेकिन चूंकि आप तो पैसा कमाने में व्यस्त हैं, काफ़ी व्यस्त हैं, घर बनाने में, EMI देने में व्यस्त हैं, आपके पास इतना सोचने, समझने, पढ़ने के लिए समय कहाँ है? आप तो दूसरों को संकट में देखकर अपना घर बंद कर लेते हैं। कोई रोड पर एक्सीडेंट हो गया तो आप आगे चल देते हैं। आपको क्या है, आप तो मौज में हैं। लेकिन जिस बच्चे के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, क्या उसका भी भविष्य ऐसे ही मौज में चल जाएगा? वो भी ऐसे ही सड़कों पर लोगों को देखकर निकल पाएगा? ये जरा सोचिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।